हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चिंतन के बारे में बात करेंगे। ओके हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ थिंकिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग, काइंड्स ऑफ थिंकिंग। ओके और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ऐसे मेथड यूज़ करें जिससे जो चिंतन है, जो थिंकिंग है, वो डेवलप हो सके, है ना। कुछ ऐसे उपाय देखेंगे जिनसे चिंतन का विकास हो सके। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग कि चिंतन जो है वो होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हम लोग जो हैं, हम ह्यूमन बीइंग जो हैं, वी आर सुपीरियर इन दिस वर्ल्ड। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारी जो क्रिएशन हुई है, हमारा जो निर्माण हुआ है, वो इस तरीके से हुआ है कि हम संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? तो रीज़न क्या है कि हम लोग जो हैं, हम विचार कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम चिंतनशील हैं, है ना। हमारा जो कंटेम्पलेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ये जो विचार वगैरह करते हैं, हम जो सोचते हैं, इसकी वजह से हम दूसरे भी ये जितने भी बर्ड्स एनिमल्स वगैरह हैं, है ना, उन सब से हम क्या हैं, सुपीरियर हैं। ओके देन फिर अब हम ये बात करते हैं कि जो मनुष्य होता है, हम लोग हैं ना, तो हम लोगों के सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, और वो जो कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो नेचुरल भी होती है ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और जीवन में संघर्ष आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं, और कोई ना कोई परेशानी आती है, और उनमें हम क्या है, वो प्रॉब्लम्स आएगी तो ऐसा तो नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहेंगे, है ना। वो प्रॉब्लम्स जो आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम फेस करने के लिए उनके सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, और इस बात पे भी हम विचार करते हैं कि ये कहाँ से आई, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, क्या क्या इसके लिए हम सॉल्यूशंस देखेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्यों आई, प्रॉब्लम कैसे आई, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या सॉल्यूशंस देख सकते हैं, इन सब के लिए हम कुछ सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे। और ये जो हमारा सोचना और विचार करना जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में लें तो हम ये कह सकते हैं कि चिंतन क्या है, विचार करने की वो मानसिक प्रक्रिया होती है जो किसी समस्या के कारण से स्टार्ट होती है, आरंभ होती है, और उसके एंड तक, लास्ट तक, वो अनंत तक चलती रहती है। ठीक है, फिर हम उसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, है ना, परिभाषाएं देखते हैं। तो रॉस क्या कह रहे हैं? तो रॉस ये कह रहे हैं कि चिंतन क्या है, मानसिक क्रिया जो होती है ना, हमारी मेंटल जो एक्टिविटीज़ होती है, उनका ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है ना। क्या कि कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसा विचार हम करेंगे जो हमारे मस्तिष्क में रहेगा, और उसी से उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा, ऑब्वियस है ना। फिर हम रेबन की डेफिनेशन अगर देखें तो रेबन क्या कह रहे हैं? रेबन ये कह रहे हैं कि चिंतन क्या है, इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो कि असंतोष के कारण स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि हम विचार कब करेंगे, कोई ना कोई इच्छा हमारे अंदर जन्म लेगी, और उस इच्छा को कंप्लीट करने के लिए हम क्या होंगे, हम असंतोषी होंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमारी फुलफिल नहीं हुई है, वो इच्छा हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम क्या होंगे, उसके लिए एफर्ट लगाएंगे, प्रयास करेंगे, है ना। तो वो क्या होता है, असंतोष के कारण से आरंभ होती है, और प्रयास और त्रुटि के आधार पर चलती हुई वो उसके अंतिम छोर तक पहुंचती है, जब तक कि उस इच्छा को हम संतुष्ट नहीं कर लेते। ठीक है, कोई हमारी ऐसी डिज़ायर होगी, कोई ऐसी इच्छा होगी जिसको हमको कंप्लीट करना है, हमारे मन में इच्छा जागृत हुई, है ना। इच्छा क्या हुई, जो विश है वो हमारे मन में क्रिएट हुई, हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर विचार करेंगे कि ये इच्छा पूरी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जब तक वो इच्छा कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम क्या होंगे, क्या हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं? डेफिनेटली नहीं, है ना। तो हम क्या होंगे, हम सेटिस्फाइड नहीं है, और हमारी उस संतुष्टि को कंप्लीट करने के लिए हम एफर्ट लगाएंगे, हम प्रयास करेंगे, जब तक कि हमारी वो इच्छा कंप्लीट नहीं हो जाती, वो अपने अंतिम लक्ष्य तक, अपने एम के एंड तक नहीं पहुंचती, जब तक कि हम उससे संतुष्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये होती है चिंतन, इसका मतलब है। ठीक है, देन फिर अब हम देखते हैं कि
एक और डेफिनेशन हम देखें, वैलेंटाइन जो थे उन्होंने क्या कहा, तो वो ये कह रहे हैं कि चिंतन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो उस क्रिया के लिए, उस एक्शन के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। मतलब एक सीरीज बनी हुई है किसकी, थिंकिंग की, कंटेम्पलेशन जो है उसका एक श्रृंखलाबद्ध कड़ी बनी हुई है, वो है ना, वो सीरीज में है, कंटिन्यूस कुछ न कुछ विचार हम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको या तो किसी उद्देश्य को कंप्लीट करना है, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, या हमारा कोई ऐसा एम है, कोई लक्ष्य है जिसको हमको कंप्लीट करना है, और उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, बिना रुके हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि वो हमारा लक्ष्य या उद्देश्य कंप्लीट न हो जाए। ठीक है, तो ये होता है चिंतन। अब ये जो डेफिनेशंस है इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि चिंतन क्या है। ऑब्वियस एक मानसिक क्रिया है, और मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पथ है ना, वो क्या है, एक मेंटल एक्टिविटी है। ठीक है, और ये प्रक्रिया किसी विशेष उद्देश्य की ओर परिलक्षित होती है। ऑब्वियस है कि हमको कुछ ना कुछ एक मेन ऑब्जेक्ट चाहिए, एक उद्देश्य चाहिए, और उसको फुलफिल करने के लिए ही हम इस चिंतन का उपयोग करते हैं। और इसमें इच्छा और असंतोष का महत्व है। किस चीज़ का? सबसे पहले तो विश, डिज़ायर हमारी क्या है, इच्छा। जब वो इच्छा होगी तभी हम क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, प्रयास करेंगे, कुछ न कुछ विचार करेंगे। और फिर असंतोष, क्यों? क्योंकि अगर हमारा जो एफर्ट, हमारी जो विश है वो अगर कंप्लीट हो जाती है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन हमारी विश जो है उसको कंप्लीट करने के लिए हमको एफर्ट लगाना है, और तब तक हम क्या होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो असंतोष और इच्छा इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और यही इच्छा और असंतोष मनुष्य को क्या करते हैं, चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए, थिंकिंग के लिए क्या करते हैं, विवश करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। ओके, तो ये हमने देखा कि व्हाट इज थिंकिंग। ठीक है, देन आफ्टर अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग, चिंतन की विशेषताएं। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम जो डेली बात करते हैं, जो डेली हम बात में यूज़ करते हैं चिंतन वर्ड, वो क्या है, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो होती है, अलग अलग क्रियाएं जो होती है उनसे बना हुआ है। ठीक है, और वो क्रियाएं कौन कौन सी होती है, वो विचार, ऑब्वियस विचारशील क्रिया होती है ना। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चिंतन जो है, थिंकिंग जो है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ विशेषताएं होती है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी जो विशेषता है वो क्या है, तो फर्स्ट ये है कि वो एक स्पेशल क्वालिटी वाली होती है, विशिष्ट गुण होता है उसका। ठीक है, स्पेशल जो क्वालिटीज़ होती है, विशिष्ट जो गुण होता है वो क्या होता है, तो चिंतन क्या है, मानव का एक विशिष्ट गुण है। ऑब्वियस है कि वो क्या है, पर्सन का एक स्पेशल क्वालिटी है जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, अपनी जो उसकी ऐसी कोई स्टेज होती है कुछ ऐसी, उससे वो क्या करता है, सिविलाइज स्टेज पे आता है और उसमें पहुंचने में सफल होता है। ठीक है, उसकी जो भी क्रिटिकल स्टेज है या उसकी जो प्रॉब्लमेटिक स्टेज है, उससे वो क्या है, सॉल्विंग स्टेज तक पहुंचता है। ओके, देन फिर सेकंड हम देखते हैं मेंटल प्रोसेस। क्या है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। मतलब चिंतन क्या है, मानव की कोई जो इच्छा होती है या असंतोष या उसकी कोई भी समस्या या कठिनाई है, उसके कारण स्टार्ट होती है, और उसके कारण से स्टार्ट होने वाला एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर थर्ड हम देखते हैं कि भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़रूरी है ना, और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो व्यवहार किया जाता है, जो बिहेवियर किया जाता है, वो तो मतलब चिंतन क्या है, कोई भी किसी भी वर्तमान या भावी आवश्यकता को, या तो हमारी एट प्रेजेंट कोई भी विश है या रिक्वायरमेंट है, या फिर फ्यूचर में हमारी कोई भी विश होगी या जो रिक्वायरमेंट होगी, है ना, उसको पूर्ण करने के लिए एक तरीके का हमारा बिहेव होता है, हमारा व्यवहार होता है ना। जैसे ही हम अंधेरे में जाते हैं, है ना, हम अंधेरा देखते हैं तो हम बिजली के लिए, है ना, रोशनी के लिए हम क्या करेंगे, लाइटिंग के लिए हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली स्विच दबा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस स्विच तक जाने का एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसी रास्ते पे चलते हुए सामने आने वाले जो भी कोई चीज़ है उसको देख के हम क्या करते हैं, एक और हट जाते हैं। ऑब्वियस है कि हम अंधेरे में जा रहे हैं, हमें पता नहीं है क्या हमारे रास्ते में क्या टेबल चेयर कुछ भी आ रहा है या ऐसा, हम उससे अलग हटते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंचते हैं कि स्विच हमारा ऑब्जेक्ट है मेन, और हमको उस लक्ष्य तक पहुंचना है। क्यों? क्योंकि हमें रोशनी को पाना है। ओके, ठीक है, देन फिर हम बात करते हैं समस्या समाधान की। तो
हम ये देखते हैं कि चिंतन उस टाइम पे आरंभ होता है, उस टाइम पे स्टार्ट होता है, थिंकिंग उस टाइम पे स्टार्ट होती है जब पर्सन के सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है ना, कोई ना कोई समस्या होगी, तभी तो हम उस पर विचार करेंगे और वो उस समस्या को खोजने का भी हम एफर्ट लगाएंगे, है ना। हमारे पास चिंतन कब स्टार्ट होगा? सबसे पहले तो हमारे पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना कोई प्रॉब्लम होगी, तब हम उसके बारे में विचार करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस समस्या को खोजने का एफर्ट हम लगाएंगे, प्रयत्न करेंगे। ओके, देन फिर बात आती है मैनी ऑप्शंस की, अनेक विकल्पों की, कि चिंतन की सहायता से व्यक्ति अपनी जो उसकी समस्याएं होती है उसको समाधान करने के लिए बहुत सारे क्या करता है, प्रयास करता है, और उन उपायों पे वो क्या करता है, विचार करता है। समस्या होगी, सबसे पहले प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे और उनके लिए हम विचार करेंगे, और लास्ट में क्या होगा, वो उनमें से एक का, बहुत सारे विचार आएंगे हमारे माइंड में, हमको ये करना है, हमको इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, कई विचार हमारे माइंड में आते हैं और उनमें से किसी भी एक को यूज करके हम उस समस्या का समाधान कर लेंगे। ओके, तो बहुत सारे विकल्पों में से जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चूज कर लेते हैं। ओके, और लास्ट हम देखते हैं कि क्या है ये क्या है, समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया, मीन्स प्रॉब्लम कब तक रहेगी, जब तक उसका हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेंगे तब तक का ये एक प्रोसेस है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, चिंतन क्या है, कॉम्प्लिकेशन से कहाँ जाता है, एक जटिल मानसिक प्रक्रिया की ओर जाता है, वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेशन क्यों होगी, क्योंकि हमको अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है। जब तक हमको सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है तब तक वो एक कॉम्प्लिकेटेड मेंटल प्रोसेस होता है, जो समस्या की उपस्थिति के टाइम से आरंभ होके और उसके समाधान तक चलता है। मतलब वो समस्या जो है वो अभी तक है, एट प्रेजेंट है हमारे पास, क्यों? क्योंकि हमने उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढा है। तो वो समस्या जब तक रहेगी तब तक, उस समय से स्टार्ट से लेके जब तक वो समस्या का समाधान हम नहीं ढूंढ लेते तब तक का ये प्रोसेस होता है। ओके, तो ये हमने 6 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ थिंकिंग की, टाइप्स ऑफ थिंकिंग की, कि चिंतन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रकार हम देखते हैं परसेप्चुअल थिंकिंग, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। मतलब कि इस चिंतन का रिलेशन जो है वो पहले जो अनुभव हुए हैं, है ना, पूर्व के जो अनुभव होते हैं उन पे आधारित होता है कि वर्तमान की वस्तुओं का होना, है ना। इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पे आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है ना। अगर हम देखते हैं कि जैसे पेरेंट्स जो है वो बाजार गए हैं और बाजार से आने के बाद में वो कई दिनों तक क्या है, बाजार से लौटने पे क्या आते हैं, बालक को उनसे काफ़ी दिनों तक क्या मिल रही है, टॉफ़ी मिलती रहती है। तो वो जब भी मार्केट जाएंगे तब क्या होगा, उनके मन में टॉफ़ी का विचार आएगा, ऑब्वियस है ना। और बालक के मन में भी ऐसा आएगा, और उस बच्चे को ये चीज़ हो जाएगी कि पेरेंट्स जब भी मार्केट जाएंगे अब वो उसके लिए टॉफ़ी लाएंगे। तो उसकी ये विश होती है ना, उसकी ये इच्छा होती है, और वो जैसे ही पेरेंट्स मार्केट से घर आते हैं वो दौड़ता हुआ उनके पास जाएगा। तो ये क्या है, ये एक लोअर स्टेज का थिंकिंग होती है, लोअर स्टेज की, निम्न स्तर का चिंतन होता है। और ये विशेष रूप से स्पेशली क्या होता है, पशुओं और बालकों में, है ना, जो एनिमल्स होते हैं उनमें और जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इसमें जो लैंग्वेज होती है और जो नाम होता है उसका यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, देन फिर हम बात करते हैं कंसेप्चुअल थिंकिंग की, प्रत्ययात्मक चिंतन। ओके, इस चिंतन का रिलेशन किससे होता है, जो पूर्व निर्मित प्रत्यय होते हैं उनसे होता है, और उनकी हेल्प से फ्यूचर के किसी निश्चय पे हम पहुंच सकते हैं, ना। प्रीवियस जो कोई भी बातें होती है उनसे इसका रिलेशन होता है, और उनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर में इन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि एक कोई भी डॉग होगा, उसको देख के बच्चे के मन में क्या आएगा, उसके मन में ये धारणा बन जाएगी कि वो क्या करेगा, क्या है ये, कि वो उसको देख के पहचानेगा कि ये कुत्ता है ना। तो मतलब जब भी वो फ्यूचर में उस कुत्ते को देखेगा तो वो उसकी ओर इशारा करेगा और ये कहेगा कि ये क्या है, ये एक डॉग है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें लैंग्वेज, भाषा और उसके नाम का यूज़ किया जाता है। मतलब अगर वो हिंदी में बोलेगा तो भी, और वो इंग्लिश में बोलेगा तो भी, और अदर किसी लैंग्वेज में बोलेगा तो भी, वो उसको देख लेगा, और वो जब भी बाद में जिस भी कुत्ते को देखेगा,
तब उसको ये पता होगा कि इसे डॉग कहते हैं और ये वही एनिमल है। ओके, देन फिर हम बात करते हैं इमेजिनेटिव थिंकिंग की, कल्पनात्मक चिंतन की। तो इस चिंतन का रिलेशन किससे होता है? जो हमारे पूर्व के अनुभव होते हैं, प्री एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, उन पे आधारित भविष्य से होता है, उन पे आधारित, उन पे बेस्ड फ्यूचर से होता है। मतलब जब पेरेंट्स बाजार जाते हैं तो बच्चा ये कल्पना करता है कि वो उसके लिए कुछ न कुछ अच्छा चीज़ लाएंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें भाषा और नाम का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ इमेजिनेशन है ना, कि बच्चा इमेजिन कर रहा है कि पेरेंट्स जाएंगे तो वो टॉफ़ी लेकर आएंगे। सिर्फ इमेजिनेशन है, ना कोई लैंग्वेज यूज़ की गई है और ना उसमें किसी का नाम वगैरह है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। देन फिर लास्ट हम देखते हैं लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन। तो ये सबसे हाई क्वालिटी जो होती है, हाई टाइप जो होती है चिंतन की, वो होती है थिंकिंग का सबसे अपर टाइप होता है, हाई टाइप होता है। ठीक है, इसका रिलेशन किसी भी समस्या के समाधान से होता है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके सॉल्यूशन से इसका रिलेशन होता है। ठीक है, इसलिए इसको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी कहा है। किसने? जॉन डीवी ने इसको विचारात्मक चिंतन भी इसको कहा है। ओके, तो ये हमने क्या देखे? ये हमने देखे हैं चिंतन के 4 प्रकार। ओके, अब हम लास्ट में बात करते हैं मेथड्स ऑफ डेवलपिंग थिंकिंग की, कि चिंतन के विकास के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो लैंग्वेज होती है ना, भाषा, वो थिंकिंग का बहुत अच्छा मीडियम होता है ना, एक्सप्रेशन का बहुत अच्छा मीडियम होता है। कि भाषा चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला होती है, और टीचर्स को ये चाहिए कि बच्चों में भाषा ज्ञान में वृद्धि उनको करनी चाहिए। उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, उनकी जो लैंग्वेज है उसको उनको डेवलप करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना चाहिए। ठीक है, देन फिर हम देखते हैं कि जो नॉलेज होता है, ज्ञान जो होता है, वो चिंतन का इम्पॉर्टेंट आधार होता है, स्तंभ होता है। तो टीचर्स को ये चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है उसको बढ़ाए, है ना। चिल्ड्रन का जो नॉलेज होता है उसको बढ़ाने का, वो उसको इंक्रीज करने का प्रयास करें। देन आफ्टर हम देखते हैं कि ये जो भी तर्क है या वाद आर्ग्यूमेंट जो होता है या डिबेट जो होता है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, समस्या समाधान होते हैं, तो वो चिंतन शक्ति को यूज़ करने का अवसर देते हैं, हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं। मतलब अगर हम या तो तर्क करेंगे, या हम वाद विवाद करते हैं, या हम कोई भी समस्या को ढूंढने की कोशिश करते हैं, या हम चिंतन शक्ति का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो मतलब हम क्या करते हैं, हम इन सब चीज़ों के लिए चिंतन को अपॉर्चुनिटी देते हैं, कि वो मतलब थिंकिंग को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं इन सब में। और टीचर को क्या चाहिए? टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों को इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ दे कि वो या तो तर्क में भाग लें, या वाद विवाद में पार्टिसिपेट करें, या समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। तब क्या होगा? चिंतन शक्ति जो है, थिंकिंग पावर जो है, उसका यूज़ होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व जो होता है, वो चिंतन को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है। तो टीचर्स को ये चाहिए कि वो बच्चों को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, ऐसे रिस्पॉन्सिबल कार्य दे, काम दे, टास्क दे, जिससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, उनके सोचने विचारने में थोड़े डेवलपमेंट हो। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि जो इंटरेस्ट होते हैं या जो क्यूरियोसिटी होती है, वो भी चिंतन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। जो रुचि और जिज्ञासा होती है वो भी चिंतन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और टीचर्स को ये चाहिए कि वो बच्चों को ऐसी जो टेंडेंसी होती है उनके प्रति अवेयर करें। फिर हम देखते हैं कि टीचर्स जो होते हैं उनको अपने स्टडी के टाइम पे, है ना, अध्यापन के टाइम पे बच्चों से ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे वो सोच समझ के जवाब दे, है ना। तो वो विचार करें और उसके बाद में वो जवाब दे, तो उनकी ये जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है ना, जो कंटेम्पलेशन कैपेबिलिटी जो है वो उनकी बढ़ेगी। ओके, देन फिर हम बात करते हैं कि टीचर्स को क्या करना चाहिए। तो टेचर्स को बालकों को इस तरीके के विचार करने और उन अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। कुछ ऐसी टेक्निक वो लगाए जिससे बच्चे विचार करें, कुछ ऐसे टॉपिक्स उनको दे, है ना, जिससे बच्चे आपस में विचार करें या अपने विचारों को एक्सप्रेस करें, ताकि उनकी ये जो चीज़ है, ये थिंकिंग पावर जो है वो बढ़े। ठीक है, फिर बच्चों को, टीचर्स को इस तरीके के क्वेश्चन पेपर वगैरह प्रिपेयर करने चाहिए जिससे बच्चा उस
का आंसर जो दे वो सोच समझ के दे। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बुक में लिखा हुआ है और बुक में से एज इट इज़ लर्न करके और लिख दे। कुछ ऐसे क्रिएटिव क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए जिनका जवाब बच्चे सोच के विचार के दे, ताकि उनका ये जो थिंकिंग पावर है, ये जो कंटेम्पलेशन उनकी कैपेबिलिटी है वो बढ़े। ओके, फिर जो टीचर्स हैं उनको ये चाहिए कि बालकों को, बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको समझने का और उनके समाधान खोजने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। बच्चों का बहुत प्रॉब्लम्स होता है ना, तो टीचर्स उनको सॉल्व करने के पहले उनको खुद को ये एनकरेज करे कि ये प्रॉब्लम है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, आप कुछ थोड़ा सोचिए। तो बच्चे वो चीज़ सोचेंगे और फिर वो उस चीज़ पे विचार करके और उस चीज़ का समस्या का समाधान ढूंढेंगे, तो उनमें वो चीज़ डेवलप होगी, है ना। उनमें चिंतन करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है, थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो उनका डेवलप होगा और उनकी चिंतन प्रक्रिया जो है वो बढ़ेगी। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने किसके बारे में बात किया है? थिंकिंग के बारे में बात किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।